जिले में नामांकन के आखिरी दिन लालगंज की बसपा प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी ने और बीएसपी सदर के प्रत्याशी ने तीसरे सेट में दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी मसूद अहमद ने जहां भाजपा और सपा प्रत्याशियों के बाहरी होने की बात कही, तो वहीं लालगंज सुरक्षित सीट से प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी ने सपा को आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि सपा बसपा को हमेशा भाजपा की बी टीम कहती है, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और सपा कुछ नहीं बोल रही। जबकि हमारी बहन जी ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा उसमें सबसे आगे रहेगी। आज बसपा ने 27 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। आज आपने फिर एक पर्चा दाखिल किया है, जबकि इससे पहले आप पर्चा, आखिर क्या कारण रहा कि आप फिर से पर्चा दाखिल किया? कारण क्या है, सभी कोई अपना सेफ साइड देखे जाता है। दो नामांकन हम पहले दाखिल कर चुके, दो पर्चा दाखिल कर चुके थे, तो आज एक सेफ साइड के लिए तीसरा पर्चा हमने दाखिल किया कि अगर उसमें मान लीजिए कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो इसमें का इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए। तो टोटल आपने कितने सेट में पर्चा दाखिल? 3 सेट में पर्चा दाखिल किया है। क्या मैम, आपको अंदेशा था क्या कि पर्चा आपका खारिज भी हो सकता है, इसलिए आपने 3 सेटों में दाखिल किया? देखिए, मैं पहली बार चुनाव मैदान में हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। मुझे बताया गया आप मैक्सिमम 4 पर्चे दाखिल कर सकते हैं, तो हम चारों सेट पहले ही दिन तैयार किए थे। फिर मुझे ये भी बताया गया कि आप 2 आज कर लीजिए, फिर आप कर लीजिए, तो काफ़ी कोऑपरेटिव माहौल है चारों तरफ। तो हमने 2 सेट दाखिल किया था, 1 सेट आज दाखिल किया है, अब 1 सेट नहीं दाखिल करूँगी। 3 सेट में? जी, 3 सेट टोटल दाखिल किया है। तो आप गांव क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसा जो समर्थन मिल रहा है, कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक आम जनता को नहीं मिल पाए? देखिए, जनता, हकीकत बात बताऊं तो मैं पिछले 12 साल से यही सामाजिक कार्य कर रही थी, तो अब भी मैं जनता थी, अभी मैं जनता से जनप्रतिनिधि की तरफ बढ़ रही हूँ। तो हमारा जो नज़रिया रहता था पहले हमेशा क्रिटिकल रहता था, अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो वहाँ से भी हम उसी नज़रिए से देख रहे हैं कि क्षेत्र का जो विकास, जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हमारा बेसिक मुद्दा ये है कि देखिए, कई कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को एक टाइम भी खाने के लिए बहुत परेशानी उनको का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, एक जो बहुत रिसेंट मैं देख रही हूँ गांव में, ये लोग जैसे दिल्ली विल्ली का जो अक्सर इश्यूज़ दिखाते थे पराली जलाने का खेत में, तो वो यहाँ शहरों में जलाइए तो शहरों में तो पक्के मकान हैं, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब गाँव में वो जलाया जा रहा है तो कई कई गाँव जल जा रहे हैं। अभी परसों जिस दिन हमने नामांकन दाखिल किया था, उसी दिन हम लोग जब निकल रहे थे वापस लालगंज की तरफ, तो रास्ते में 12 बस्ती का एक गांव था चिरकेहिट, वहाँ पे वो पूरी 12 के 12 घर जल गए थे, और हम केवल जले हुए घर देख करके रुके, तो पता चला कि वहाँ किसी तरीके कोई राहत नहीं। और एक दिन पहले दोपहर की वो घटना थी, और आग उस समय तक, अगले दिन नामांकन के बाद तक जल रही थी। तो बड़े बड़े दावे करती है कि घर जलने के बाद जी कोई ये दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा, राहत सामग्री, तो वो नहीं पहुँच पाई क्या? अब हकीकत तो यही है कि पूरे साल भर का राशन उनका जल गया। साल भर का गेहूँ, चावल, आलू, गोईठी सब कुछ जल गया। कॉपी किताब, कपड़ा लता, वो 24 घंटे से वो लोग उसी कपड़े में थे जो एक दिन पहले जलने से पहले था। तो इतनी बुरी स्थिति में है, और मुआवज़ा के नाम पे हमने खुद बात किया प्रशासन में लोगों से, तो उन्होंने बताया कि मैक्सिमम मुआवज़ा शायद 22 या 32 हज़ार रुपये का होता है। अब आप मैक्सिमम मुआवज़ा दे करके आप तो पल्ला झाड़ लीजिए, लेकिन ये शहर की जनता नहीं है कि जिसका 5 किलो राशन में काम चल जाए। ये गाँव की जनता है, 5 किलो से ज़्यादा तो दर्रा गाय भैंस को चला देते हैं वो लोग। तो ऐसे में उनके लिए पूरे साल भर खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। 20, 22, 25, 30 हज़ार रुपये केवल मुआवज़ा दे दीजिए, वो उस मुआवजे से वो अपना छप्पर डालें कि वो अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, कॉपी किताब खरीदें, अपने लिए कपड़ा लत्ता खरीदें, या पूरे साल भर का राशन खरीदें। तो ये मुआवज़ा राशि जो दी जाती है पीड़ित परिवारों को जो जल जा रहे हैं घर, ये बहुत ही कम है। इसके अलावा मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि एक तो जागरूकता इसके बारे में होनी चाहिए कि इसको नहीं जलाया जाना चाहिए, और अगर आप जलाते हैं तो ये देखें कि आसपास के क्षेत्र में कहीं पे भी इस तरीके से जो है झोपड़ी वाले मकान ना हो, लोग उसमें रह ना रहे, रिहायशी इलाके ना हो। और सरकार से भी यही गुजारिश है कि इस मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए, और तत्काल ऐसे पीड़ित परिवारों को एक पक्का आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है उसको मुहैया कराया जाए। अच्छा, सरकार पे हमलावर हैं, उसको लेके आप क्या लगता है कि इस बार बीएसपी अपने आप को स्टैंड कहाँ तक कर पाएगी? बीएसपी ही अपने आप को स्टैंड कर पाएगी, बाकी तो सब आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का सच आपके सामने है, उससे ये पता चल रहा है कि जितने लोग भ्रष्टाचार मुटाने का दावा कर रहे थे, अब उनकी पोल खोल चुकी है, और ये पता चल रहा है कि सारी पार्टियां एक दूसरे का, वो कहते हैं हमाम में सभी नंगे वाला हालत हो रखा है इनका। अकेली बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर एक भी चंदा किसी से नहीं लिया, और इसीलिए पूरी मजबूती के साथ बिना किसी गठबंधन के दम पे लड़ रही है, और विजयी भी होगी।
सपा बार बार यह आरोप लगाती है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है, इसको लेके आप किस नज़रिए बी से- टीम कौन है ये तो अब और भी क्लियर हो गया। 23 टिकट मुसलमानों को माननीय बहन जी ने दिया है इस बार, और न केवल 23 टिकट दिया है बल्कि माननीय मुख्तार अंसारी जी की जो जेल में जिस तरीके से डेथ हुआ, और बहन जी ने ट्वीट करके बोला कि उनकी षड्यंत्रकारी मौत का निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सपा समाजवादी पार्टी अपने आप को बहुत दावा करती है कि मुसलमानों के रहनुमा है। सपा के कुछ नेता तो क्षेत्र में जा के धमकी भी दे रहे हैं, अरे मुसलमान हमन के वोट ना करिए तो कहाँ जाइए, उनकर के रहनुमा है। इस तरीके से धमकी के अंदाज में वो वोट लेने का जो कोशिश कर रहे हैं, उससे ये भी पता चल रहा है कि आपने जो एक बपौती करके रखी हुई है, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। बी टीम आज साफ आ रहा है कि साफ पता चल रहा है कि जो रहनुमा बनने का दावा कर रहे हैं, पीडीए का दावा कर रहे हैं, एक भी मुसलमान को राज्यसभा भेजने की जहमत नहीं उठाई। परिवार एक ही परिवार तक सीमित पार्टी होकर के रह गई। लोहिया जी ने कहा था मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है, और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं मेरा परिवार ही मेरी पार्टी है। ऐसे में तमाम जो दावे थे वो सब खोखले नज़र आ रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी इकलौती ऐसी नेता हैं जो सर्वजन की नेता हैं। प्रत्येक जाति वर्ग धर्म के लोगों का उन्होंने ख्याल रखा। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा सीटें विधानसभा इलेक्शंस में दी, अब की बार भी दी। परिवारवाद की बात की जी। तो देखा जाए तो जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे उनके बेटे को उतारा, इसके पहले वो जी। अध्यक्ष थे, तो इसको लेके आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कह रहे हैं कि हमारे पास मेरा पूरा भारत देश मेरा परिवार है, जगह जगह झूठी गारंटियां टंगी हुई हैं, झूठे झूठे वादे टंगे हुए हैं, और इस तरीके से कि पूरा परिवार मेरा पूरा भारत परिवार है। अगर पूरा भारत परिवार है तो हर वर्ग को आप क्यों नहीं जो है शासन सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं? आप वोट लेने के लिए उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन उनको हिस्सेदारी देने की जब बात आ रही है तो आप उनको किनारे कर दे रहे हैं। और ये परिवारवाद जिस तरीके से तमाम पार्टियों में फैल रहा है, हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी एक तो उन्होंने जो है अपनी जो लेगेसी है उसको पूरा आगे बढ़ा रही हैं। वो तमाम हमारे जैसे लोगों को अवसर दे रही है। हम तो पूरी तरीके से एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के थे, लेकिन हमारे जैसे लोगों को अवसर दिया, आगे बढ़ने का जो मौका दिया, इससे उनके उन तमाम दावों के ऊपर ये करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी परिवारवाद नहीं करती है, जबकि पीछे से हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को टिकट देने और लेने के लिए परेशान रहता है।